मेरी आवाज जा रही हो तो मुझे बताइएगा, लास्ट डे हमने कहाँ तक करा था? सर सोनोमीटर के क्वेश्चंस कर रहे थे सर। ठीक है, सोनोमीटर के हमने क्वेश्चन कर लिया, मतलब स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स हमने कर लिया, या स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड, जो भी था हमने वो कर लिया। स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चंस थे वो बेसिकली, या तो एक एंड पे टाई कर दो या दोनों एंड पे टाई कर दो। दैट वाज बेसिकली द क्वेश्चन। सो वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। हम साउंड वेव पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साउंड वेव का जो ये पोर्शन है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, वैसे ही कुछ कुछ चीजें शुरुआत मतलब जैसा हमने स्टैंडिंग वेव वहां पे पढ़ा था, स्ट्रिंग पर पढ़ा है हमने अभी तक स्टैंडिंग वेव। साउंड वेव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो दो है। एक तो ऑर्गन पाइप है आपका, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसका नेचर वैसा ही है जैसा स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड एंड टाइड एट बोथ द एंड्स, वैसा ही नेचर ऑर्गन पाइप का है, कुछ हद तक मिलता जुलता। और एक और जो टॉपिक जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज योर डॉपलर्स इफेक्ट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टॉपिक इज बीट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं इस साउंड वेव में जहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो अनडाउटेडली आपको पूरी कहानी तो नहीं सुनाई जाएगी, आपको मैं सिंपली उन चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस डालूंगा जहां से क्वेश्चन आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप पे ज्यादा बात करूंगा, और डॉपलर्स इफेक्ट पे ज्यादा बात करूंगा, बीट समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये वो पोर्शंस हैं जहां से हम हमारे क्वेश्चंस आने हैं, ये वो पोर्शंस हैं जहां से क्वेश्चन आना है। बट उस पोर्शन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात। आप सबको मालूम है कि साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंस आपको पता है, वो आप नाइन्थ वाइन्थ से जानते हो। मेरा जो पॉइंट है, जहां जो मुझे समझाना या जो मुझे सिखाना है, वो बस इतना है कि अगर आप इमेजिन करो कि दिस इज अ काइंड ऑफ सिलेंडर दैट वी हैव, ऐसा कुछ इमेजिन करो, और इसमें एयर है, इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या है बेटा, एयर है, एंड इज अ पिस्टन, दिस इज आवर पिस्टन, ये अपना कोई पिस्टन है, और ये पिस्टन, दिस दिस पिस्टन इज मूवेबल, ये ऐसे, ठीक है। और इस पिस्टन को अगर हम कंटिन्यूअसली मूव करें, तो अगर हम इस पिस्टन को कंटिन्यूअसली मूव करेंगे तो करेगा क्या, ये करेगा ये कि भाई अगर हम पिस्टन को इनवर्ड्स मूव कराते हैं इस तरफ, तो इट विल कंप्रेस द एयर पार्टिकल्स, मतलब द सेपरेशन बिटवीन द एयर पार्टिकल्स विल डिक्रीज, देयर विल बी अ काइंड ऑफ कंप्रेशन, है ना। इसको अगर हम वापस ड्रैग करते हैं पीछे की तरफ इस पिस्टन को, मतलब इस पिस्टन का मोशन अगर हम देखें तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, मींस पिस्टन इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ऐसा समझो। और आपका ये पिस्टन एसएचएम अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, फिर बाहर की तरफ मूव करेगा, है ना, एंड इट विल गो ऑन डूइंग दैट रिपीटेडली। तो एक बार ये एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा, दूसरी बार पिस्टन अपने साथ एयर के पार्टिकल्स को ड्रैग करेगा आउटवर्ड। इसका मतलब जो पार्टिकल्स कंप्रेस हुए थे, अब उन पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन फिर से इंक्रीज होगा। तो आपको ये मालूम है कि इस वाले केस को जिसमें सेपरेशन इज अगेन इंक्रीजिंग, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेयरफैक्शन, है ना। मतलब अगर ये कंटिन्यूअसली ये पिस्टन एसएचएम करता रहे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस दो चीजें हमें ऑब्जर्व होती रहेंगी एयर पार्टिकल्स की, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इस कंप्रेशन के कारण जो एनर्जी है वो ट्रैवल करेगी अलोंग द पार्टिकल्स ऑफ दिस एयर, या कोई भी गैस ले सकते हो, मैं एयर कह रहा हूं, बट यू कैन टेक एनी ऑफ द गैस, वेदर इट बी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चाहे कोई सा भी गैस हो भाई, ठीक है, नाइट्रोजन, कोई सा भी गैस हो। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली यह है कि भाई साउंड वेव जब प्रोड्यूस होती है तो उस केस में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। इसका मतलब अगर मैं किसी भी पार्टिकल को इमेजिन कर लूं, इफ आई इमेजिन अ पार्टिकल at a distance of, say, if I imagine a particle at a distance of x from this piston को origin मानते हुए मैं किसी पार्टिकल को, एयर के पार्टिकल को इमेजिन कर लूं कहीं पर, ठीक है, सच दैट कि उसका जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है, वो मैं x मान लेता हूं, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग इट एज x। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर बस इतनी सी बात है सर, कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपेगेट कर रहा है। मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, पिस्टन से आप पिस्टन को कंटिन्यूअस टू एंड फ्रो मोशन में मूव करा रहे हो,
तो इससे बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप एयर के पार्टिकल्स को या गैस के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब यू आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड दैट डिस्टर्बेंस इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और आपका जो पार्टिकल है वो इस डिस्टर्बेंस के कारण ऑसिलेट कर रहा है, और वो भी ऑसिलेट किधर कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। मसला बस इतना है कि ट्रांसवर्स वेव में योर पार्टिकल वाज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट वाज वेव। ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल आपका ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पर पार्टिकल आपका उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, तो बस ये फर्क है। तो इसीलिए हम यहाँ पर, वैसे तो अगर देखा जाए तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट अगर हम एक्स एक्स ले लें हर जगह तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को आई नॉट रिप्रेजेंट बाय एक्स, आई जस्ट रिप्रेजेंट दिस बाय एस। दिस I will write as, this is the equation of wave for longitudinal wave, right? ये हम लिखेंगे s is equal to s naught sine of omega t minus of kx. This is the displacement wave, ठीक है, ये displacement wave है, ठीक है, displacement longitudinal wave. ये s naught is the maximum displacement of the particle, s is the displacement of the particle. s naught ये maximum displacement of the particle है, s is the displacement of the particle. पिस्टन को प्रेस करेंगे तो हवा गर्म, तो मैं यहाँ पर यस टेम्परेचर इंक्रीज होगी, बट यहाँ पर अभी हम टेम्परेचर इंक्रीज कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर ये वॉल्स कंडक्टिंग हो तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज कैन एस्केप इनटू द सराउंडिंग, सो दैट दिस कैन हैपन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इट कैन टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में? अभी फिलहाल हम ये मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे आप ने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ अ वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव, और स्पीड ऑफ साउंड वेव को जब न्यूटन साहब ने डील किया था तो ही अस्यूम्ड दैट के द होल प्रोसेस इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था तो उसने आइसोथर्मल प्रोसेस मान के स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालने की कोशिश करी, बट द स्पीड दैट ही गॉट वाज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद देयर कम्स द अनदर जेंटलमैन बाय द नेम लैपलास, फिर लैपलास ने वो ड्राइव किया उसका रिजल्ट। तो लैपलास ने ये माना कि दिस इज नॉट हैपनिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, रादर द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, दैट मींस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। बट यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम हीट को कंसीडर कर ही नहीं रहे। अगर हम कर भी ले तो उससे डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। द ओनली थिंग दैट विल डिफर इज द स्पीड ऑफ द वेव, राइट, उसमें फर्क आएगा, है ना, बिकॉज स्पीड ऑफ अ वेव विल डिपेंड ऑन दैट टेम्परेचर और द प्रोसेस, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस। बट ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, इट विल नॉट अफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है सर। एनीवेज, तो ये बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा था कि एस का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एस नॉट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और एक्स का मतलब है कि लोकेशन ऑफ द पार्टिकल जिसके डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। एक्स का मतलब है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल जिसके डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये बात ऐसे ही है कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, ये वैसी ही बात है। तो s इज इक्वल टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेव है। सर एस क्या है? एस का मतलब है, जैसे हम लिखते थे ना, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx, तो y का मतलब होता था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ ट्रांसवर्स वेव। ये किसी भी इंस्टेंट पे वो उसका y डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इसका मतलब होता था। a का मतलब होता था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, और x का मतलब होता था लोकेशन ऑफ द पार्टिकल जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो x एक्सिस के अलोंग ही है। तो अगर सोचो मैं यहाँ पर भी x लिखता और ये s नॉट, ये इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं x नॉट कह लेता, और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, लोकेशन भी x लिखता, तो दो x में कंफ्यूजन नहीं हो जाती। तो just to get rid of this confusion, we are not writing the displacement of the particle in terms of x, rather we are writing the displacement of the particle in terms of s. ओके सलमान साहब, अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा। अब देखो एक बात समझो यहाँ पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हमें समझ में आ गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, when the longitudinal wave propagates through the medium,
तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. नाउ माय पॉइंट इज कि बेसिकली आप इमेजिन करो कि भाई जब ये पिस्टन को हम टू एंड फ्रो ऑसिलेट करा रहे हैं, व्हेन द पिस्टन इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, ठीक है, पिस्टन इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, तो जब हम पिस्टन को टू एंड फ्रो ऑसिलेट करा रहे हैं तो इस केस में आपने ये ऑब्जर्व किया है और बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन. कॉन्टिन्यूअस कंप्रेशन और रेयर फैक्शन आ रहा है गैस का. अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन आ रहा है गैस का, तो अपन ये कह सकते हैं कि द रीजन इन विच द कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन इज कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस, इन दैट रीजन प्रेशर विल आल्सो चेंज. भाई आप कंटिन्यूअसली कंप्रेशन और रेयर फैक्शन ला रहे हो ना, तो भाई जहां पर कंप्रेस हुआ वहां पर प्रेशर बढ़ा, जहां पर रेयर फैक्शन हुआ वहां पर प्रेशर घटा. तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी उस रीजन में कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा होता है पीरियोडिकली, राइट. तो इस प्रेशर के वेरिएशन के कारण जो वेव ओरिजिनेट हो रही है, मतलब उसको हम प्रेशर वेव कहते हैं. कि जो प्रेशर का वेरिएशन है किसी भी पॉइंट पर, उसको हम सिंपली प्रेशर वेव कहते हैं. और ये प्रेशर वेव को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उस बात को समझिएगा, ये पहली बार आप सुन रहे हैं. डेल्टा पी इज इक्वल टू बी के एस नॉट, ये कहाँ से आया उसको अभी जाने दो, कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स. मैं इसका भी मतलब बता दूंगा इसको क्या लिखेंगे अभी. पहले बात समझिए, बी का मतलब है बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस आप लोगों ने सुना होगा. Bulk modulus is basically the volumetric stress upon volumetric strain is basically called as bulk modulus. K is wave number जो आप जानते हो, and S naught is the amplitude. ठीक है, फिर से सुने, B is bulk modulus, K आपको पता है wave number है, और S naught is the maximum displacement of the particle. Cos omega t minus of kx आपको समझ में आता है. ठीक है, तो इस टर्म को B K S naught को we write it as delta P naught. This BKS naught is called as delta P naught. This is called as maximum value of the pressure change. इसका मतलब है कि डेल्टा P can be written as equal to delta P naught cos of omega t minus of kx. पहले तो इस इक्वेशन को आप समझें. ये जो डेल्टा P naught है, this is called as excess pressure amplitude. This is not pressure का amplitude. This is excess pressure amplitude. एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब उस पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सेस हुआ है या जो चेंज ऑफ प्रेशर आया है. डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्रेशर. पहले बात समझिए आप, डेल्टा पी इज नॉट द प्रेशर एट अ पॉइंट, डेल्टा पी इज द चेंज इन प्रेशर एट अ पॉइंट. चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी जो है दिस विल बी चेंज इन प्रेशर, है ना. डेल्टा पी का मतलब है कि प्रेशर का चेंज, और डेल्टा पी नॉट कुछ नहीं करवाया, यही शुरू कर रहा है. और डेल्टा पी नॉट क्या चीज है सर? तो डेल्टा पी नॉट इज द एक्सेस वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दैट पॉइंट. मतलब जब भी प्रेशर वेव फॉर्म होगा, तो जिस तरह से हमने किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भाई कितना होगा, द पार्टिकल विच इज एट अ लोकेशन ऑफ एक्स, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कैसे लिखा जाएगा, उसी तरह से एक्स लोकेशन पर प्रेशर का जो चेंज है समय के साथ वो कैसे लिखा जाएगा. तो प्रेशर का चेंज समय के साथ विल बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट cos omega t minus of kx, where delta p naught will be the excess pressure का एम्पलीट्यूड. मतलब जो प्रेशर के चेंज का एम्पलीट्यूड है, ये उस पॉइंट पे प्रेशर का एम्पलीट्यूड नहीं है. समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ऐसा मान लो कि आपको प्रेशर का चेंज हुआ, ठीक है, और इनिशियली वहां पर कुछ प्रेशर था. मैं आपको ये थोड़ी सी बात और समझाऊं. ये सिंपली चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा पी नॉट चेंज ऑफ प्रेशर के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. पहले ये इक्वेशन लिख तो मैं बताऊं आपको, ये इक्वेशन लिख के मुझे बताओ तो मैं आगे इसका और मीनिंग डिटेल में क्लियर करूं आपको. ओके, इस बात को आप समझिए फर्दर. देखिए किसी पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर वाज पी नॉट, अब प्रेशर वेव क्रिएट हुआ, अब प्रेशर वेव क्रिएट हुआ, उस केस में प्रेशर वेव क्रिएट हुआ तो प्रेशर चेंज हुआ. अब जो प्रेशर चेंज हुआ उस पॉइंट पर, प्रेशर जो चेंज हुआ उस पॉइंट पे, मान लो कि डेल्टा पी नॉट इज द चेंज इन प्रेशर. डेल्टा पी नॉट इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एट दैट पॉइंट. और पी नॉट जो है आपका, पी नॉट इज द ओरिजिनल प्रेशर एट दैट पॉइंट, ओरिजिनल प्रेशर एट दैट पॉइंट, ओरिजिनल प्रेशर.
तो एक बात बताओ कि अगर हमने कहा कि पी नॉट इज द प्रेशर एंड डेल्टा पी नॉट इज द चेंज इन प्रेशर, तो या तो ये प्रेशर बढ़ा होगा या प्रेशर घटा होगा। इफ देयर वुड हैव बीन अ कंप्रेशन स्टेट, तो ये प्रेशर इतना डेल्टा पी नॉट इंक्रीज हुआ होगा, और अगर यहीं पर रेयर फैक्शन स्टेट आया हो तो इतना प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब ये तो ये प्रेशर बढ़ा या तो ये प्रेशर कम हुआ, यही तो मतलब है। तो प्रेशर बढ़ा या कम हुआ, इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम प्रेशर है, मतलब किसी भी समय पर उस पर मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू अगर हम निकालें, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम प्रेशर? तो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा पी नॉट। भाई उस पॉइंट पे ऑलरेडी प्रेशर इज पी नॉट, अगर ये प्रेशर इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा पी नॉट, तो उस पॉइंट पे जो नेट प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा पी नॉट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर। सिमिलरली अगर उस पॉइंट पे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर को निकालें, तो दिस विल बी पी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा पी नॉट, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो वी विल गेट द मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर बाय जस्ट एडिंग द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम ऐड कर दें तो मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। अगर कोई ये जानना चाहे कि सर ठीक है, ये तो प्रेशर आपने कहा मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा जब हम प्रेशर को डेल्टा पी नॉट इज द एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, बट अगर मान लो किसी भी समय पर हम उस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहें तो ओरिजिनल प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर जो आ रहा है उसको ऐड कर दो। भाई किसी भी टाइम पे प्रेशर 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 एट अ पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट प्लस माइनस ऑफ डेल्टा पी। भाई प्रेशर या तो बढ़ा या तो घटा, उस समय पे प्रेशर कितना बढ़ा या कितना घटा उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर वहां पर निकाल सकते हैं, या तो प्रेशर ऐड हो जाएगा डेल्टा पी या डेल्टा पी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम है तो उस केस में जो उन पॉइंट्स का जो प्रेशर होगा या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, डिपेंडिंग ऑन कि प्रेशर बढ़ा या प्रेशर घटा। इज इट क्लियर? अरे हो गया। सुनिए सलमान साहब, मैंने आपसे बोला कि ये देखो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कुछ है, मान लो 1 पास्कल, मान लो वहां पर कंप्रेशन वेव पैदा हुई, वहां पर 1 पास्कल प्रेशर था इन अ नॉर्मल स्टेट। वहां के एयर को हमने गैस को हमने कंप्रेस कर दिया, गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड इन दैट रीजन। 1 पास्कल वाज द नॉर्मल प्रेशर इन दैट रीजन, और वहां पर हमने गैस को क्या कर दिया, गैस को वी कंप्रेस्ड द गैस, राइट। अगर हमने गैस को कंप्रेस कर दिया तो वहां पर प्रेशर बढ़ा, तो 1 पास्कल तो ऑलरेडी वहां पर प्रेशर था, और अब प्रेशर कितना बढ़ा, तो मान लो कि प्रेशर बढ़ गया, मान लो चेंज इन प्रेशर वहां पर आया 0.5। ठीक है, मतलब इतना प्रेशर इंक्रीज कर गया उस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट का जो नेट प्रेशर होगा ना अब पी नेट, वो कितना होगा 1 पास्कल प्लस ऑफ 0.5 पास्कल। ठीक है, यही तो नेट प्रेशर होगा वहां पर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि रेयर फैक्शन स्टेज वहां पर अचीव हुआ है, मतलब गैस जो है उसका रेयर फैक्शन हुआ है वहां पर, और रेयर फैक्शन होने के कारण जो हमारा प्रेशर का चेंज आया उस पॉइंट पर दैट इज अगेन 0.5 पास्कल। तो रेयर फैक्शन हुआ, इसका मतलब वहां पर प्रेशर इतनी वैल्यू से डिक्रीज हुआ है। तो 1 पास्कल पहले से प्रेशर था और इतना वहां पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 0.5 पास्कल। ओके सलमान, तो दिस इज हाउ वी राइट द प्रेशर्स, राइट। तो इसका मतलब जो मैंने इक्वेशन लिखा था ना अभी डेल्टा पी, मैं फिर से लिखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज समझानी है। मैंने जो इक्वेशन लिखा था डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। द इक्वेशन दैट जस्ट वी रोट, मैंने आपसे ये बोला कि ये प्रेशर वेव की इक्वेशन कहलाती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर वेव इक्वेशन। बट इसमें एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर वेव इक्वेशन में जो डेल्टा पी है या डेल्टा पी नॉट है वो उस पॉइंट का प्रेशर नहीं बता रहा, उस पॉइंट का चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन है। दिस इज द प्रेशर वेव इक्वेशन बट चेंज इन प्रेशर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये उस पॉइंट पे आपको किसी भी इंस्टेंट पे चेंज इन प्रेशर बता रहा है, और ये उस पॉइंट के चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, राइट। तो दिस इज प्रेशर वेव इक्वेशन, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आया था वो आया था एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये तो आया था सर।
अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इस प्रेशर वेव की इक्वेशन को अगर तू और ध्यान से देख तो तू ऐसे लिख सकते हो क्या बेटा, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ पाई बाई टू। ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पता नहीं लिख सकते हो मास्टर या नहीं। यस मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव, इन दोनों में देयर इज अ फेज डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई टू का। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव इज पाई बाई टू। ये डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव फेज डिफरेंस पाई बाई टू, ये आगे यूज आएगा, अभी ऑर्गन पाइप में मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, तो मेरी बात समझे आप। इसका मतलब ये है कि भाई जहां पर डिस्प्लेसमेंट जब अपना मिनिमम पे होगा तो प्रेशर वेव मैक्सिमम पे होगा। सर कौन सा रॉकेट साइंस है? सोचो यार, कंप्रेशन हुआ अगर, तो कंप्रेशन हुआ तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का वो कम हो गया ना, बट कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर रेयर फैक्शन होता है यहीं पर, इसी रीजन में रेयर फैक्शन होता है, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, बट जो प्रेशर है वो क्या हो गया? प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिंपली ये बता रहा है कि भाई प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। इसका मतलब बोथ नाइदर दे रीचेस देयर मिनिमा at the same time nor they reaches their maxima at the same time। इसका मतलब there will always be a phase difference कि एक अपने मिनिमा पे होगा तो दूसरा अपने मैक्सिमा पे होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। इज इट क्लियर? नोट कर लो ये छोटा सा पॉइंट, क्योंकि इसी को, ओके सलमान, इसी को हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑर्गन पाइप में भी यूज करेंगे। मैं इस पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, मैंने साफ साफ बोला आपसे। ओके दीपांशु, ठीक है शाकिर, मैंने आपको साफ साफ बोला है कि मैं वो टॉपिक टच करूंगा जिससे आपको सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। भाई मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं है कि इस फॉर्मूले पे सवाल नहीं हो सकता, पॉसिबली हो सकता है, बट रेयर। तो इसलिए फुल टाइम कोर्स तो नहीं कर रहे हो आपके, आपको जो रेयर वाला है उस पर भी 10 सवाल कराए जाए। ठीक है, तो इसलिए बहुत कम समय का कोर्स है, तो इसलिए हम उसी पे सवाल करें जिससे आने की संभावनाएं ज्यादा है। एनीवेज, तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम पहले बात कर लेते हैं ताकि ऑर्गन पाइप में सबको यूज कर पाए, तो देखिए दूसरा है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव। इसका तो बड़ा यूज होना है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव ये आप जानते भी हो, मगर फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव की स्पीड ऑफ साउंड वेव, देखो याद रखो कि अगर लिक्विड या गैस है, इन लिक्विड या गैस, इन लिक्विड और गैस, if we have either liquid or a gas, तो उस केस में जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होगी that will be simply written as equal to under root of b divided by rho, where b stands for bulk modulus and rho stands for density। ठीक है, इन सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो इसी स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला आता है दैट इज यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, ये यंग्स मॉड्यूलस है, याद रहे, यंग्स मॉड्यूलस आप सबको याद होगा शायद। तो यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, राइट। अब इसमें जो एक करेक्ट फॉर्मूला है जिसको लैप्लास करेक्शन कहते हैं, लैप्लास करेक्शन, ठीक है, या लैप्लास फॉर्मूला कह सकते हो। हम न्यूटन्स फॉर्मूले पे बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, लैप्लास करेक्शन या लैप्लास फॉर्मूला कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग बल्क मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज गामा टाइम्स ऑफ पी, हेंस द स्पीड ऑफ साउंड कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू गामा पी बाय रो। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड को हम लिख सकते हैं गामा पी बाय रो, वेयर गामा इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक कांस्टेंट दैट इज सीपी बाय सीवी, जो हमने पहले भी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। तो गामा सिंपली सीपी बाय सीवी है। मतलब अगर एयर के लिए हम यही यूज करते तो एयर के लिए इसी गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.42। प्रेशर की वैल्यू आ जाती है आपकी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और डेंसिटी की वैल्यू आ जाती है 1.293 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस ये सारी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमें एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो पता चल जाती है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द स्पीड ऑफ साउंड। इसी स्पीड ऑफ साउंड को थोड़े और फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं। इसी स्पीड ऑफ साउंड को हम कुछ और तरीकों से भी लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। अब देख,
ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका प्योर फिर से आपको थोड़ा थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाला टाइप आपको नजर आएगा कि भाई हम जानते हैं कि पीवी कैन बी रिटन एज इक्वल टू एनआरटी। पीवी को हम एनआरटी लिख सकते हैं। फ्रॉम दैट वी कैन राइट एम बाई एम मल्टीप्लाइड बाई आरटी, ठीक है। और वी बाई एम को हम डेंसिटी 1/डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P बाई रो इज इक्वल टू, ये आ जाएगा RT बाई एम। इसका मतलब इस वैल्यू को, P बाई रो की वैल्यू को उठा के हम इसके टर्म्स में अगर लिख दें तो स्पीड ऑफ साउंड को, इवन वी कैन राइट स्पीड ऑफ साउंड एज अंडर रूट ऑफ गामा RT डिवाइडेड बाई एम। दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अब इस पे सवाल बने हैं, जेई ने भी पूछा है इस पे, बेसिक सवाल जेई ने भी पूछा है आपको। मान लो कि गैसेस दे दी गई, ठीक है, आपको कहे कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो निकाल के बताओ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो निकाल के बताओ, आपको बोल दे कि भाई टेम्परेचर इतना है, इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो निकाल के बताओ, तो आप निकाल सकते हो। और ऐसे सवाल पूछे गए हैं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे पूछा गया है सवाल। समझ रहे हैं आप? पता नहीं समझ रहे हैं शायद। चलिए, अगर आप समझ गए तो ये सारे फॉर्मूलाज को नोट करिए, तो आगे बात करें। हो गया सर? अब देखो, एक दो छोटे से सवाल कर लो इसी स्पीड ऑफ साउंड पे, फिर आगे की बात करते हैं सर। ये आपसे बोला गया, ठीक है, देयर इज अ गैसियस मिक्सचर। सवाल है कि इन अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 75% is nitrogen and 25% is oxygen by weight. Calculate speed of sound या velocity of sound, एक ही बात है। Calculate velocity of sound करो भाई। आपको परसेंटेज दे दिया है कि 75% is nitrogen by weight and 25% is oxygen by weight. तो what is basically the value of speed of sound? अच्छा, ये आप गैसियस मिक्सचर जो मैंने लिया है ना, उसका एक नाम ले लो ताकि आप उसके लिए गामा की वैल्यू लिख पाओ, ठीक है। ये आप ऐसा समझो कि ये जो गैसियस मिक्सचर है, दिस इज एयर बेसिकली। आप इस सवाल को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए कि इसको आप एयर मान लीजिए। इन एयर, अस्यूम दैट इन एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 75% इज नाइट्रोजन इन एयर, 75%, इसको भी हटा दो। In air 75% is nitrogen and 25% is oxygen by weight. Calculate velocity of sound. ठीक है, इसको एयर मान लो सीधा सीधा। गामा की वैल्यू 1.4 ही होगा, बिकॉज नाइट्रोजन भी डायटोमिक है और ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, तो गामा की वैल्यू तो 1/4 ही होगी भाई। हो गया? ओके, आई एम हेल्पिंग यू। सी,
पहली बात तो आपसे ये बोला कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, वन इज नाइट्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन। तो देखो, हमें सबसे पहली बात तो एक बात पता है कि स्पीड ऑफ साउंड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। बट यहाँ पर जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे तो यू डोंट हैव द सिंगल गैस इन दिस मिक्सचर, you have nitrogen as well as oxygen, so you will have to write the molecular mass of this mixture which contains nitrogen and oxygen. And if you remember, आपको बोला गया था molecular mass of mixture, अगर आपको याद हो तो उसमें आपसे बोला गया था m1/m2, याद आ रहा है? बट यहाँ पर जो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है वो यहाँ पर आपसे बोला है कि ऑक्सीजन बाय वेट, ये वेट के टर्म्स में दिया है ना? तो ये वेट के टर्म्स में दिया है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन गैस प्लस ऑफ m2 and so on divided by capital M, that is for mixture, is equal to m1 plus of m2, ठीक है, and so on। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस बात को। देखो, पहले तो ये समझो कि ऐसा लिख सकते हैं क्या? पहले तो ये समझो, ये लिख सकते हैं क्या? गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ वन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वन मोलर मास ऑफ अनदर। ये हमने बेसिकली कुछ नहीं करा है, वही फॉर्मूला यूज करा है। यस दीपांशु, यू आर राइट, 331.3 वुड बी द राइट आंसर। भाई डिड यू अंडरस्टैंड? बाकी लोग ये समझ गए ये क्या किया है मैंने? ये जो मिक्सचर का, आप याद करो ना कि मिक्सचर को अगर हम गैस ले लें और उस गैस में मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तो उस केस में मॉलिक्यूलर मास लिखना आपको कैसे सिखाया गया था? इससे पहले ही वाले चैप्टर में तो करा है, m1 प्लस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस ऑफ n2, यही सिखाया गया था। इसी रिजल्ट को हमने ऐसे लिखा है। तो अगर हम इसी रिजल्ट को ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो मासेस हैं, इसको अगर मैं लिख देता हूँ 75 बाई प्लस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, दिस इज मास दैट इज 75 डिवाइडेड बाय molecular mass of nitrogen is 28 and for this it is 25 by 32। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मिक्सचर। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आपको पता चल जाएगा, तो यू विल पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल राइट v की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो गामा की जगह आप लिखेंगे 1.4, r की वैल्यू आप लिखेंगे 8.31, ठीक है, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑब्वियसली you will write it as 273 Kelvin normal temperature, because temperature is not given to you, so you will write the normal temperature 273। and the next point, remember this, कि अगर आपको 273 बोला गया है तो 273 केल्विन में याद रहे, मतलब ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, डिवाइडेड बाय द मास, ये जो मास आएगा, एंड रिमेंबर दिस मास दैट यू विल गेट will be in grams, तो you will have to convert it into kg। ये m मैं लिख देता हूँ, m के साथ मैं gm लिख देता हूँ, तो you will have to convert it into kg। Is it clear? Okay, so I'm moving to the next question now, based on the same speed of sound wala formula। Okay, Shakir। Okay, m is 28.9 gram, thank you। It is 28.9 gram। If you'll put all these values, you will get the speed of sound as 331.3 meter per second। We move to the next question। Listen to the question first। The velocity of sound in hydrogen at 0 degree centigrade is 1200 meter per second। सर वो पीछे वाला लिखा नहीं था सर। अच्छा, लिख लीजिए सर। डन सर। ओके, अब सवाल सुनिएगा। सवाल ये कहता है कि आपके हाइड्रोजन गैस है और उस हाइड्रोजन गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड इज 1200 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1200 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने इसके साथ मिक्स कर दिया, ठीक है, व्हेन सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is mixed with hydrogen। ये जो साउंड की स्पीड हो जाती है यहाँ पर, स्पीड becomes equal to 500 मीटर पर सेकेंड। ये 500 मीटर पर सेकेंड, दिस becomes the speed of the sound। आपको बताना है डिटरमिन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू
oxygen by volume in the mixture, given that the density of oxygen is 16 times that of hydrogen. Density of oxygen is 16 times of density of hydrogen. आपको बताना क्या है? Find the ratio of volume of H2 to O2. ये आपको बताना है. करिए. This is what you are supposed to find. देखिए सर, इसमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है और आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है. तो पहली बात तो ये कि स्पीड ऑफ साउंड इन प्योर हाइड्रोजन वाज 1200. तो मान लो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज रो एच, तो 12 2 by 1, इट इज 2.2 by 1. ठीक है, लेट अस फाइंड. तो ये 1200 आपको गिवन है इनिशियली, एंड दिस कैन बी रिटन एज गामा पी बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ये ऐसा आपको गिवन है. अब आपसे कहता है कि हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन मिक्स कर दिया. ठीक है, तो मान लो कि लेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बी एक्स एंड वाई. मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है इन दोनों का x और y x इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड y इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो अपन सिंपल सी बात ये है कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो देयर विल बी अ मिक्सचर व्हिच विल हैव अ पर्टिकुलर डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को लिखने के लिए एक बात तो क्लियर है सर कि x इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड y इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी विल बी द मास. इसका मतलब अगर हम मास ऑफ मिक्सचर लिखें, मास ऑफ मिक्सचर, तो एक बात तो क्लियर है कि मास ऑफ मिक्सचर, ये जो मिक्सचर का मास है, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. तो लिख ही सकते हैं. और मास ऑफ मिक्सचर होगा कितना? तो मास ऑफ मिक्सचर विल बी x प्लस ऑफ y multiplied by density of mixture. This will be equal to x multiplied by density of hydrogen plus of x या y multiplied by density of oxygen. ये तो हमें पता है. और हमें ये भी पता है कि भाई डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय रो एच प्लस ऑफ 16 या y टाइम्स ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय रो एच डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ y. इस बात को समझिए आप कि क्योंकि आपको ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो इसलिए मैंने 16 पुट कर दिया. तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैन बी रिटन एज इक्वल टू x प्लस y, x of density of hydrogen plus y into 16 times of density of hydrogen divided by x plus of y. ठीक है, ये मिक्सचर का आपने क्यों निकाला सर डेंसिटी? बिकॉज इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो डेंसिटी आ रहा है ना,
तो जब हमने दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया तो आप इंडिविजुअल डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन तो नहीं लिखोगे, you will write the density of the mixture. So that is why I have calculated the density of mixture first, and because I don't know the volumes of x of either of the gas, और वही रेशियो हमें निकालना है, तो that is why what we are doing, we are assuming the x and y to be the volumes of the two gases that has been mixed together. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस केस में 500 is the speed and this will be written as gamma p by rho. रो की वैल्यू ये है, तो इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो दिस विल बिकम x प्लस ऑफ y. दिस कैन बी रिटन एज x प्लस ऑफ 16 टाइम्स ऑफ y multiplied by rho times of h. This is my the second equation, right? Now we can divide the two equations. दो इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 कह लें, इसको हम 1 कह लें, तो डिवाइड द 2 by 1. If you divide the 2 by 1 you will get some result out of it. ठीक है, तो इससे कुछ रिजल्ट आपको दिखाई देगा, उससे आपको रेशियो जो निकल के आएगी, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग फर्दर, इससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो x अपॉन y इज 2.2 आ रहा है. इससे जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज x by y इज इक्वल टू 2.2 आ रहा है. लिख लिया? सर डन? क्या मेरी आवाज बंद हो गई क्या? यस सर डन. कोई कष्ट है क्या, कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ ऐसा कोई चीज ऐसी जो नहीं पल्ले पड़ी? बहुत शांत हो गए तुम लोग. कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है, जो पूछना हो? ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखे डॉपलर्स इफेक्ट. पहले डॉपलर्स इफेक्ट कर लो, उसके बाद हम स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप पे बात करेंगे, उसके बाद फिर बीट्स पे बात करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर डॉपलर्स इफेक्ट. अब देखिए डॉपलर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डॉपलर्स इफेक्ट, तो बात आप समझे, आपको ये बात पता है कि डॉपलर्स इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है सर? तो डॉपलर्स इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि whenever there is a relative motion between the source and the observer, so the frequency observed by the observer changes. I mean, the frequency at which he observes the sound is different from the real frequency at which the sound is emitted. ठीक है, this phenomena is basically called as Doppler's effect. इसी phenomena का दूसरा नाम Doppler's effect है. डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली यही चीज है ना कि भाई जब भी आप किसी भी सोर्स या की तरफ आप मूव करते हो, तो जब आप सोर्स की ओर जा रहे होते हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप साउंड को ऑब्जर्व करते हो. जब आप सोर्स से दूर जा रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप साउंड को ऑब्जर्व कर रहे हो. अच्छा, दूसरी बात कि सर व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ठीक है, इसलिए बिकॉज जब आप सोर्स की तरफ या सोर्स से दूर जाते हैं ना, तो आपको जो साउंड आपके कानों पे पड़ रहा है, उस साउंड की जो एनर्जी है दैट यू ऑब्जर्व, वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है. साउंड की एनर्जी या तो वो इंक्रीज कर जाती है या वो डिक्रीज कर जाती है, यही तो होता है. ठीक है, जब भी आप सोर्स की तरफ जाते हो या तो आपको ज्यादा तेज आवाज आने लगती है, और जब आप सोर्स से दूर जाते हो तो आपको जो आवाज सुनाई देती है वो हल्की होने लग जाती है ना. तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? तो इसका जो मूल कारण है दैट इज द एनर्जी दैट इज फॉलिंग ऑन योर ईयर. जब आप सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑफ योर ईयर वो इंक्रीज करता है, और जब सोर्स से दूर जा रहे हैं तो वो एनर्जी कम हो जाती है. बट दिस एनर्जी does not changes because of the amplitude of the sound wave. Amplitude of the sound wave remains the same. ये amplitude की वजह से ये चेंज नहीं होता,
ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड की वजह से, और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ की वजह से। अब इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो, बाकी तो फॉर्मूला है वो मैं बता के क्वेश्चन कराऊंगा ही, वो एक अलग बात है। बट आप पहले तो इस बात को आप समझ लें कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए ये सोर्स है और इससे ये वेव फ्रंट सबको आता होगा, सबको वेव फ्रंट पता है, सबने 12वीं पास किया है और सबने पता नहीं अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं भाई, तो ये वेव फ्रंट सबको पता है, और यहाँ पर जो है वो हमारा ऑब्जर्वर है। अब आपको मालूम है वेव फ्रंट के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेवलेंथ। अगर हम वेव फ्रंट के टर्म्स में बात करें तो दो कॉन्सेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का जो सेपरेशन है ना, उसी को बेटा हम वेवलेंथ कहते हैं, अगर आपको बात समझ में आती है तो। अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट वेव फ्रंट से रिप्लेस करके समझने की कोशिश करें तो दो वेव फ्रंट के बीच का जो सेपरेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो ये जो वेवलेंथ है, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका हुआ है तो इसके पास एक पहली वेव फ्रंट पहुंची, उसके कुछ दूरी के बाद फिर दूसरी वेव फ्रंट है, और बिकॉज द वेव इज मूविंग इन द सेम मीडियम तो दे विल मूव विद द सेम स्पीड, तो ऑल द वेव फ्रंट इज मूविंग इन द विद द सेम स्पीड, तो ऑल द वेव फ्रंट आर इक्विडिस्टेंट। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर के पास जो ये वेव्स पहुंच रही होंगी हर बारी सेम समय पे पहुंच रही होंगी। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा, मान लो टी टाइम पीरियड इज टी एट विच द वेव फ्रंट इज बीइंग इमिटेड बाय द सोर्स, तो ऑब्जर्वर के पास जो ये वेव्स पहुंच रही होंगी वो इक्वल टाइम पीरियड टी के बाद पहुंच रही होंगी। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड दीस टू फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम। इसका मतलब इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, तो उस केस में तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे साउंड इमिट हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्वर साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए ना तो लाउडनेस बढ़ रही है ना तो लाउडनेस कम हो रही है, तो आपका जो जितने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट होता क्या है, अगर ये सोर्स रिलेटिव रिलेटिव वर्ड इसलिए यूज करा जा रहा है कि मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन ऑब्जर्व हो तभी ये फिनोमेना होगा। अगर दोनों ही चलने लग जाएं, अच्छा दोनों अपोजिट दिशा में चलने लग जाएं, ठीक है, दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बट अगर दोनों सेम दिशा में चलने लग जाएं विद द सेम वेलोसिटी तब फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चलने लग जाए विद द सेम वेलोसिटी तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का कोई मोशन ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर दोनों अपोजिट दिशा में चले सेम वेलोसिटी के साथ ही क्यों ना चले, तो हम कहेंगे कि भाई रिलेटिव मोशन आएगा इस केस में, है ना। ये सब मेरा पार्ट नहीं है तो मैं आपको और फर्दर उस पर टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बट आपको ये आइडिया है, यू हैव नोशन ऑफ रिलेटिव मोशन। एनीवेज, अब होता ये है कि अगर मान लो सोर्स चलने लगा, जब सोर्स यहां पर था उसने एक वेव फ्रंट इमिट करा, तो वेव फ्रंट इमिट करा तो ऑब्जर्वर के पास पहुंच गया, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, मतलब ये वेव फ्रंट ऐसे था और ऑब्जर्वर यहां पर था, तो ये इसने पहला वेव फ्रंट इमिट किया, ये ऑब्जर्वर के पास पहुंचा कुछ समय में। अब हुआ ये कि दूसरे वेव फ्रंट के दोनों वेव फ्रंट के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा होना चाहिए था, बट बिकॉज सोर्स अगर चलने लगे तो होता यह है कि ये दूसरा वेव फ्रंट इमिट करने से पहले खुद ही आगे चला गया, मतलब सोर्स खुद आगे चला जाएगा, वी विल मूव अहेड, ठीक है, बिफोर इमिटिंग द नेक्स्ट वेव फ्रंट। इसका मतलब पहला वेव फ्रंट उसको मिला, लेकिन जब दूसरा वेव फ्रंट मिला तो सोर्स आगे जा चुका है। इसका मतलब कि जितनी देर के बाद वेव फ्रंट इमिट हुआ है वो टाइम चेंज हो गया फॉर द ऑब्जर्वर, राइट, क्योंकि सोर्स आगे, क्यों ऑब्जर्वर के लिए ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि पहला वेव फ्रंट के लिए मान लो ये डिस्टेंस अगर डी थी तो दूसरे वेव फ्रंट के लिए डिस्टेंस कम हो गई, डी से कम हो गई, क्योंकि सोर्स आगे चला गया। तो इसका मतलब है कि जो टाइम लगेगा दूसरे वेव फ्रंट को पहुंचने में टू द ऑब्जर्वर, वो टाइम कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है, और स्पीड वही है, स्पीड वही है भाई, स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो स्पीड तो वही है। सिमिलरली अगर तीसरा वेव फ्रंट इमिट करेगा ये सोर्स, तो तीसरा वेव फ्रंट इमिट करने से पहले और आगे चला गया ये, तो अगर तीसरा वेव फ्रंट इमिट करने से पहले ये और आगे चला गया, इसका मतलब है कि और डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, और डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब कि भाई अब वेव फ्रंट को ऑब्जर्वर पे पहुंचने में और कम समय लगेगा। इसका मतलब है कि जिस टाइम पीरियड पे ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वेव्स को, वो एक्चुअली में लेस है देन दैट ऑफ द एक्चुअल टाइम पीरियड ऑन विच द वेव इज बीइंग इमिटेड। इसका मतलब अगर सोर्स का हुआ, सर वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही है सलमान भाई।
अच्छा, मेरी बात अभी और सुन लीजिए, वेवलेंथ का भी मैं कॉन्सेप्ट अभी इन्वॉल्व कर दूंगा बच्चे, तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात और सुन लीजिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मान लो हर 2 सेकंड के बाद वेव इमिट हो रही है, बट ऑब्जर्वर के लिए तो सोर्स हर 2 सेकंड में आगे आके पहुंच जा रहा है, तो इसलिए ऑब्जर्वर के पास जो ये वेव फ्रंट पहुंचेगा वो उतना ही टाइम के बाद नहीं पहुंचेगा, वो टाइम जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो हर बारी उसके लिए कम होता जा रहा है। तो ऑब्जर्वर के पास जो ये वेव पहुंच रही है वो समय कम होता जा रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअल 2 सेकंड ऑब्जर्व ना होकर 2 सेकंड से कम ऑब्जर्व हो रही होगी, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गई। दूसरा पॉइंट ये है कि वेवलेंथ भी चेंज होगा, ठीक है। यहां पर जब सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो बेसिकली जो दो वेव के बीच का सेपरेशन है वो रिड्यूस हो रहा है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, मतलब सोर्स जिधर वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसी डायरेक्शन में आगे भागता जा रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव वेव के बीच का जो सेपरेशन है वो एक्चुअली में डिक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है। अगर यही सोर्स दूर जाने लग जाए, तो पहला वेव उसने इमिट किया, दूसरा वेव इमिट करने से पहले ज्यादा दूर चला गया, हाँ सिचुएशन रिवर्स कर दें तब भी यही होगा, सेम ही होगा लाइक क्राइटेरिया, यस यही होगा जो अभी मैं बता रहा हूं सर। अगर सिचुएशन रिवर्स कर दें तो भी हाँ यही यही रिवर्स का ही कंडीशन मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि अगर सोर्स दूर जाने लग जाए, तो पहला उसने मान लो कि यहाँ पर था वो और उसने पहला वेव इमिट किया, ठीक है। अब दूसरा वेव इमिट करने के से पहले वो दूर चला गया, तो सेपरेशन को उसने बढ़ा दिया बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो जो टाइम होगा वो चेंज होता रहेगा ना। हर वो समय जितने समय के बाद ये ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा ये वेव फ्रंट, वो ऑब्जर्वर के लिए वो समय अलग अलग आ रहा होगा, और वो समय आप देखोगे तो वो समय बढ़ता जाएगा, और समय जितना बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जाएगी। Clear? And the same happens if you keep the source at rest and you move the observer either towards the source or away from the source. So in both the situations, basically what is happening due to the motion, the time after which the observer is observing the wave is not basically same as the time after which the waves are being emitted by the source. So this is why the frequency at which the observer is observing these waves is not same as the frequency at which they are emitted. ठीक है, तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, ये जो फ्रीक्वेंसी का चेंज आ रहा है एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर एंड एज इमिटेड बाय द सोर्स, तो ये जो चेंज है फ्रीक्वेंसी का, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। इसी को अपन क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, वेवलेंथ भी चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, और उसका मेन मुद्दा ये है चेंज होने का कि देखो लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज स्पीड। इफ यू कीप द मीडियम सेम, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि लैम्डा बाई टी शुड रिमेन कांस्टेंट बिकॉज स्पीड विल हैव टू बी अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर मीडियम सेम रखा है आपने तो स्पीड ऑफ अ वेव तो सेम रहता है ना। तो स्पीड ऑफ अ वेव सेम रहना है, तो इसका मतलब है कि भाई अगर आप, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि स्पीड को क्या रखा जा सके, कांस्टेंट। तो दिस इज व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है। तो खैर ये जिसलिए भी हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, क्या बहस है, बट अपने को एक बात समझ में आ गई कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो होती है वो डिफरेंट ऑब्जर्व होती है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि व्हाई फ्रीक्वेंसी इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस केस। Sir, why are you talking about the frequency? Why you are not talking about any other parameter? You could have talked about the amplitude, because amplitude जो है वो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि amplitude की जब अपन बात करते हैं तो amplitude जो होता है वो एक बेसिक फैक्टर होता है फॉर द एनर्जी, राइट। एनर्जी ऑफ अ वेव, है ना। एनर्जी ऑफ अ वेव के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है एम्पलीट्यूड। तो फिर आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो याद रखो कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। व्हाट इज चेंजिंग इज द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ द साउंड या इंटेंसिटी ऑफ द साउंड that is being observed by the observer will differ because of this frequency and not because of the amplitude. That is why frequency is a major factor है, ठीक है। ये यही बदल जाता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी बदलने के कारण या तो इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देती है या इंटेंसिटी कम सुनाई देती है। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नाउ we move to the next point, Doppler's effect. Different situations of Doppler's effect. हमारी आदत है हम कोई माने
ओके, तो डॉपलेट्स इफेक्ट। अब देखिए डॉपलेट्स इफेक्ट में बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला रटना है, बट मैं फॉर्मूला रटने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ। देखो फॉर्मूला आपको याद रखना है, रटना है, बिल्कुल सही बात है, बट फॉर्मूला रटने का आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिए कि भाई अपरेंट फ्रीक्वेंसी और जो आपकी रियल फ्रीक्वेंसी है, दिस टू फ्रीक्वेंसीज आर रिलेटेड बाय सम फैक्टर ऑफ वेलोसिटी इन बिटवीन। मतलब यहां पर आपने देखा होगा वेलोसिटी का फैक्टर लिखते हैं सर। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर v, यहाँ ये v मतलब स्पीड ऑफ साउंड है, ऊपर हम लिखते हैं ऑब्जर्वर की स्पीड या वेलोसिटी, फिर नीचे लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड और नीचे लिखते हैं सोर्स की स्पीड या वेलोसिटी। इस बात को समझो, बस ये रटना है आपको कि न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ साउंड के साथ ऑब्जर्वर की स्पीड आती है और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ साउंड के साथ सोर्स की स्पीड आती है। ठीक है, अब प्लस माइनस साइन लगाना अपने लॉजिक पे डिपेंड करता है सर। आपके पास बुद्धि है तो प्लस माइनस साइन लगाइए, या तो प्लस होगा यहाँ पर या माइनस होगा, या यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, बट कब कैसे क्या होगा चलो देखते हैं। डिफरेंट केसेस है ना, तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके को देखते हैं। मान लो ये सोर्स है, ये अपना ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मान लो कि क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू vs। ये मान लो कि सोर्स इधर जा रहा है, इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है। तो इस केस में अगर हम लिखेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अपन क्या लिखेंगे, तो देखिए v, सोर्स का रफ्तार 0 है, तो यहाँ पर v नॉट की जगह 0 आ गया, खत्म। तो v नॉट की जगह 0 आ गया भाई, v नॉट की जगह 0 आ गया, तो v लिखा जाएगा। अब यहाँ पर v और vs लिखा जाएगा, बिकॉज ऑब्जर्वर का रफ्तार 0 है, सोर्स चल रहा है, तो यहाँ पर vs लिखा जाएगा। बट अब साइन कौन सा रखें, प्लस का या माइनस का, तो अपने को अब लॉजिक काम करता है कि भाई हमें मालूम है सर कि जब भी हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की ओर चलता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी का अगर ये फॉर्मूला है तो ये वाली अपरेंट फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तभी होगी जब ये डिनोमिनेटर कम होगा। पता नहीं क्या बोल गया ये पागल, भाई डिनोमिनेटर कम होगा तभी ऐसा होगा। अब अगर यही दूर जाने लग जाए, अगर यही दूर जाने लग जाए तो भाई यही सोर्स ये दूर जा रही है, ऑब्जर्वर अभी भी रुका हुआ है, v नॉट इज इक्वल टू 0, तो इफ अपेरेंट, इस केस में फ्रीक्वेंसी घटेगी तो v प्लस ऑफ vs, डिनोमिनेटर बढ़ा दो ताकि ये रिजल्ट कम हो जाए। तो इसी तरह से आप ऑब्जर्वर के लिए भी लिख सकते हो, अगर ये सोर्स रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर या इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो इस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी रिटन एज इक्वल टू v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू f। ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों लिखा। इसी तरह से ये सोर्स, ये भाई ऑब्जर्वर, ये अपना v नॉट से दूर जा रहा है, अब ये v नॉट से इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो एफ अपेरेंट की वैल्यू सर क्या होगी यहाँ पर, बिकॉज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर यहाँ पर घटेगा, एंड दिस विल बी v मल्टीप्लाइड बाई f। ये नोट कर, इसी का एक दो और रिजल्ट सिखाता हूँ जिसमें दोनों को चला के रिजल्ट सिखाता हूँ, डोंट वरी। अब इसको नोट करें सर पहले।
नोट कर लिया सर? ओके, इसी में अगर आप दोनों को चला दें और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें तो लॉजिकली हम समझेंगे इस बात को कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे नेक्स्ट केस ये कहता हूं कि भाई ये सोर्स है और ये सर ऑब्जर्वर है और दोनों ही चल रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो अनडाउटेडली आपको ये बात तो क्लियरली समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली विल इंक्रीज, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन दैट ऑफ द रियल फ्रीक्वेंसी बिकॉज बोथ आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों ही एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अब वी नॉट वी एस इनटू द रियल फ्रीक्वेंसी, अब क्या साइन लगाएं? तो देखो वी नॉट ये बढ़ा रहा है, ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश में है तो यहाँ प्लस, और वी एस भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो यहाँ माइनस। पता नहीं कुछ को नहीं पल्ले पड़ा होगा, भाई वी नॉट भी बढ़ा रहा है ना फ्रीक्वेंसी को, इसका मतलब न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, और वी एस भी बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी को, तो वी एस के बढ़ने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए, तभी तो नेट रिजल्ट और बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मान लो कि मैं आपसे ऐसे कहता कि मान लो कि ये वी एस आपका इधर और ये आपका वी नॉट इसका पीछा कर रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सोर्स है इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मींस सोर्स इज टेंडिंग टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वर उसका पीछा कर रहा है, तो ऑब्जर्वर चाहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और सोर्स दूर भाग रहा है तो वो चाहता है फ्रीक्वेंसी घटाना। ये बात ऐसी ही है, जैसे मतलब ये बात आपकी ऐसी ही है कि भाई एक चाहता है रिश्ता बनाना, दूसरा चाहता है उस रिश्ते को तोड़ना, ठीक है, तो ये निगेटिव काम कर रहा है, ये रिश्ता तोड़ने का काम कर रहा है, ये रिश्ता बनाने का काम कर रहा है, ये पीछे भाग रहा है उसके, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये क्रिएटिव काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ये तो ये वी प्लस ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई ये क्या करने की कोशिश में, तो ये घटाने की कोशिश में, तो ये v प्लस ऑफ वी एस मल्टीप्लाइड बाई एफ होगा यहाँ पर। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वी कैन राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, अगर अपने को लॉजिक पता है तो हम सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर सोच कि अगर मैं आपसे इसको उल्टा कर, मैं सारे फॉर्मूले जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई कष्ट ना रहे, एफ अपेरेंट लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, सुन ले मेरी बात, v माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस ऑफ वी एस। भाई ऊपर माइनस क्यों आया शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं तो दोनों ही दूर जा रहे हैं तो दोनों ही घटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर भाग रहा हो और सोर्स उसका पीछा कर रहा हो तो सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है और आपका जो ऑब्जर्वर है वो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहता है, इसका मतलब हम ऊपर लिखेंगे v माइनस ऑफ वी नॉट, नीचे लिखेंगे v माइनस ऑफ वी एस, क्योंकि सोर्स हमारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है, मल्टीप्लाइड बाई एफ। सारे फॉर्मूला आपके सामने है, ये सब टाइम पास है, आपको लॉजिक याद रहे भाई कौन बढ़ा रिया कौन घटा रिया। क्लियर है? सन्नाटा, हरे हरे। ओके, तो मैं इरेज करूंगा सर, फॉर्मूला नोट करें जल्दी। उसके बाद अब सवालों पे आते हैं, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ सवालों पे आएंगे सर। एक तो सीधा सीधा सवाल जिसमें डायरेक्ट वेलोसिटी यूज होगी, दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तीसरा एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे सवाल कराऊंगा, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। बट पहले तो हम शुरुआत कहीं और से करेंगे, छोटे सवालों से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी डेटा ले लो, कुछ भी बना लो। मान लो ये दीवार है, रिजिड फिक्स्ड वॉल, यहाँ पर मान लो ये कार इधर को जा रही है, यहाँ पर आप मान लें एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का नाम है ए, यहाँ पर ये इसके अंदर एक ड्राइवर, जाहिर है कार है तो ड्राइवर होगा, तो इसका अपन मान लेते हैं कि ये ड्राइवर है। कार वेलोसिटी ऑफ कार मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 340 मान लो या 330 मान लो,
मैंने स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड मैंने आपको दिया है। और मान लो कि दिस कार ब्लोज अ हॉर्न, कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, एंड द रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये जो हॉर्न है, दैट इज इक्वल टू कितना लोगे, 500 हर्ट्ज मान लो, ठीक है। अब आपका सवाल क्या है इस पूरे सिचुएशन में? आपका सवाल ये आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑब्जर्व्ड बाय द ड्राइवर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड observed by the driver, and frequency of incident and reflected sound observed by observer A। मतलब सवाल है कि find frequency of sound या sound नहीं करके frequency of reflected sound, find frequency of reflected sound observed by driver and frequency of incident and reflected sound observed by A। करो भी। देखिए सर, पहली बात तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि whenever the sound is reflected from some object, the frequency due to reflection doesn't changes। मीन्स ऑब्जेक्ट ने जितनी फ्रीक्वेंसी पे साउंड को ऑब्जर्व करा है उतनी फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द साउंड। मतलब फ्रीक्वेंसी एट विच द साउंड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेम फ्रीक्वेंसी इज इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। पता नहीं सर क्या बोले। देखो, मैं फॉर वॉल अगर बात करूं दीवार के लिए, तो पहली बात आप ये समझिए कि फॉर वॉल विल रिसीव दिस साउंड। वॉल विल, ऐसा समझ लो कि पहले केस में वॉल इज बिहेविंग लाइक एन ऑब्जर्वर एंड कार इज द सोर्स। तो वॉल की तरफ कार जा रहा है, मतलब सोर्स जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी एट विच द वॉल विल ऑब्जर्व द साउंड, दैट इज एफ वॉल, आई एम राइटिंग इट एज एफ वॉल। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर हो गया, ये सोर्स हो गया, सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय 340, ठीक है। ये कितना है, -20, बिकॉज इट विल इंक्रीज राइट into frequency of sound, that is 500। did you understand? Because source is going towards the observer, तो frequency will increase। और आपका ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो ऊपर वाली वेलोसिटी हो गई 0, सोर्स की वेलोसिटी 20, बट माइनस साइन इसलिए लगा है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन दिस सिचुएशन इज इंक्रीजिंग। 0 कॉमन लेके 0 को काट दो, तो 0 कॉमन लेके 0 को काट दिया। ओके सना, लेट मी चेक। तो 0 कॉमन लेके 0 को काट दिया, तो यहाँ पर 34 32 आ गया।
तो frequency at which the wall is observing this sound is 34 by 32 multiplied by 500. This is the frequency. इसका मतलब the sound which will be reflected from the wall. तो frequency of reflected sound will be same as the frequency of the observed sound by the wall. Frequency of reflected sound would be equal to कितना? तो that would be equal to, इसको हम थोड़ा और काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 16, ठीक है, तो 17 by 16 multiplied by 500 और further simplify कर सकते हैं, कर लेना. अब जब ये sound reflect हुआ, तो now this is the source for this part and this is your observer. Now observer is going towards the source. तो frequency heard by the driver के लिए अगर मैं बात करूं, तो frequency of the sound heard by the driver would be written as equal to. अब source हमारा रेस्ट में है, तो source हमारा रेस्ट में है, बट ऑब्जर्वर चल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा 340 प्लस ऑफ 20 बिकॉज ऑब्जर्वर इज गोइंग टुवर्ड्स द सोर्स इन दिस केस, तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज डिवाइडेड बाय 340 वंस अगेन मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप लिखेंगे 17 by 16 मल्टीप्लाइड बाय 500. अब इससे जो भी रिजल्ट आ जाए दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज हर्ड बाय द ड्राइवर. समझ आ गई बात? अब इससे जो भी रिजल्ट आ जाए आप सॉल्व वॉल्व कर सकते हो. 36 by 34 फिर से आ जाएगा और ये 500, तो अब यहाँ से जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट. हो गया भाई? ठीक है. अब इसी में अगर हम ए के लिए बात करें, ए के लिए द फ्रीक्वेंसी इज फॉर ए, अगर हम ए के लिए बात करें तो ए पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में. तो जब उसने पहली बार साउंड सुना, मतलब इंसिडेंट एज वेल एज रिफ्लेक्टेड का मतलब मेरा ये था कि जो हॉर्न ब्लो हुआ तो उसने तब भी साउंड सुना, और जब वो रिफ्लेक्ट होके उसके कानों पे पड़ेगा फ्रॉम द वॉल तो भी वो साउंड सुनेगा. तो फॉर ऑब्जर्वर ए अगर मैं बात करूं, फॉर ऑब्जर्वर ए, तो फॉर ऑब्जर्वर ए मैं ये सिंपली कह सकता हूं कि फॉर ए इज ऑब्जर्वर, एंड इस वाले पार्ट को सिर्फ ऑब्जर्व करो अभी. तो ए इज ऑब्जर्वर एंड कार इज द सोर्स एंड सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ए वुड बी इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज 340, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट तो 0 डिवाइडेड बाय 340, यहां पर इट इज गोइंग अवे तो प्लस ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी दैट इज 500. ये इंसिडेंट का केस है. ओके ठीक है, ये इंसिडेंट का केस है ना. ये जो इंसिडेंट साउंड मतलब ये जो साउंड इसने डायरेक्टली सुना, ये डायरेक्टली वाला साउंड, ये डायरेक्टली वाला साउंड, डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली. और ये जो रिफ्लेक्टेड सुनेगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ए ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए तो दिस हैज बिकम द सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन एज सच between the source and observer. So the frequency at which the sound is being reflected by the source, at the same frequency observer A will receive the sound, that is 17 by 16 multiplied by 500. That will remain the same. Okay, because there is no relative motion in the second part between the source and the observer, so there will be no change in the frequency and the frequency remains same. So that will be the value of frequency. I hope you have understood. इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट हमने ये जानना था कि जब भी whenever we have a object which can reflect the sound, so due to the reflection the frequency will not change, है ना. frequency change होती है पहले या बाद में, रिफ्लेक्शन के कारण फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, चलो आगे बात करें. एक और सवाल छोटा सा जल्दी से देखें. इरेज कर दूं ना? अब देखिए इसी में एक छोटा सा सवाल कि अगर मैं मान लो आपसे ये कहता हूं कि अब इसी में क्वेश्चन, अब दूसरे फॉर्म का, उसी में कुछ और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो जेई ने पूछा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, इस पे थोड़ा मैं टाइम लगाऊंगा क्योंकि इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है. ठीक है, ये मान लीजिए 20√2 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी, और ये एक साउंड ब्लो करता है विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, और यहाँ दूसरा है ये ऐसे, and this is going at a speed of 50√2 meter per second in this direction. It is going in this direction, this is going towards right. और ये वाली जो दूरी है ये भी 10 मीटर है, और ये वाली जो दूरी है it is also 10 meter. Both the distances are 10 meter each.
राइट आपसे ये बोला गया कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय बी इज इक्वल टू व्हाट, बी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय बी। अब इस केस में देखिए आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इन द फर्स्ट क्वेश्चन और द formulas that I wrote, in all those formula we took the case of observer and the source moving along the same straight line, although they were moving in the opposite direction or in the same direction, moving in the same direction or opposite direction, but they were moving along the same straight line. Now in this case this source and the observer are not moving along the straight line, right? They are not moving along the straight line means they are moving at some angle. So now how we will write the equation or how we will find the value of frequency. So in such cases, remember, if that source and of the observer are not along the same straight line, to bring the velocities along the same straight line, you will have to write the velocities along the same straight line. Means the velocity in the formula for the source and observer must always be along the same straight line. If it is not along the same straight line, to write them along the same straight line and then solve. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे हम सीधा सीधा एक लाइन बना लें, और ये हम सीधा सीधा अगर एक लाइन बना लें, ये 10 है ये 10 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इस वेलोसिटी का अगर अपन यहाँ पर कंपोनेंट ले लें तो ये 20√2 और आपको वेलोसिटी ऐसे दी गई है कि ये cos 45 तो ये 20 आ जाएगा सीधा सीधा, और ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, तो आपको वेलोसिटी मैंने ऐसे दिया ताकि ये सीधा सीधा 50 आ जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड, ये 50 मीटर पर सेकंड, ये आ गई velocities along the same line. Once you have already calculated the velocities along the same straight line, now you can use the formula, and the formula that you will use will be frequency of the sound as observed by B is equal to, because this is observer and this is the source. अगर आप इस केस को देखें तो source observer का पीछा कर रहा है, मतलब source is trying to increase the frequency and observer is trying to decrease the frequency. इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब 340 माइनस ऑफ 50, 340 प्लस ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 200। रॉकेट साइंस है क्या कोई? 340 माइनस ऑफ 50, 340 प्लस ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 200, सीधा सीधा। अब जो भी सॉल्व करके आ जाए 0 0 कॉमन लेके काट दो भाई। 34 माइनस 5 29, 36 29 बटा 36 गुने 200। ठीक है, कर लेओगे? हजम हो गया? फॉर्मूला कैसे याद रखना है, इस पे कुछ अच्छे सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। बट फॉर्मूला समझ में आ गया भाई, कैसे याद रखना है, क्या करना है। वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी अलोंग द सेम